नमस्कार साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीट 2021 का मॉडल पेपर, जो कि बहुत शानदार होने वाला है। इसमें आपको हल करवाए जाएंगे 150 प्रश्न। आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने स्तर को जांच लीजिएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अपना खुद का मूल्यांकन स्वयं से कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न गलत हुए, कितना आपका स्कोर रहा, जिससे आप तैयारी को और मजबूत बना सके। जहां पर आप गलती कर रहे हैं उस पक्ष को सुधार सके, मजबूती बना सके। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा बाल विकास का। विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है। विकास कभी भी खत्म नहीं होता है, अर्थात जीवन पर्यंत चलता है। तो ये किससे संबंधित है? एकीकरण के सिद्धांत से, परस्पर संबंध के सिद्धांत से, अंतःक्रिया बातचीत के सिद्धांत से, निरंतरता के सिद्धांत से। साथियों, हम चर्चा कर चुके हैं इन विकास के सिद्धांतों के बारे में डिटेल से। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो हमारी क्लास देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, निरंतरता के सिद्धांत से। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का एक हिस्सा नहीं है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की पूछी है साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। अहम केंद्रित, जीववादी, अपरिवर्तनीय, संरक्षण। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संरक्षण। जो है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का नहीं है। पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था होती है उसकी एज कितनी होती है? 2 से लेकर के 7 वर्ष दूसरी अवस्था होती है। इसमें बालक ईगोसेंट्रिक होता है, अहम केंद्रित होता है, जीववादी होता है और अपरिवर्तनीय गुण उसमें पाया जाता है। लेकिन संरक्षण जो है, संरक्षण का गुण वो तीसरी जो अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का गुण है साथियों, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मनोसामाजिक विकास के किस चरण में एक बच्चा आत्मसम्मान को बनाए रखने हेतु भौतिक वातावरण में महारत हासिल करने के लिए कार्य करता है? साथियों, भौतिक वातावरण की बात की गई है। प्राकृतिक वातावरण में बालक महारत हासिल करना चाहता है, अर्थात अपना जो प्रकृति के अनुसार जो नित्यक्रम होते हैं उसमें हासिल करना चाहता है। तो विकास के किस चरण से संबंधित है? अपने दैनिक जो कार्य हैं उनमें महारत हासिल करने की बात की जा रही है। तो आप सभी को मैंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत बहुत डिटेल से पढ़ाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर इस सिद्धांत को देख लीजिएगा। यहाँ से बनने वाले सभी प्रकार के प्रश्न आप बड़ी आसानी से हल कर पाओगे। तो ऑप्शन 1 है हमारा, विश्वास बनाम अविश्वास, उद्योग बनाम हीनता, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह, आत्मीयता बनाम अलगाव। सतीश का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्वायत्तता बनाम शर्म और संदेह। ये मनोसामाजिक विकास की दूसरी अवस्था है, जिसकी आयु जो थी 1.5 से 3 वर्ष तक थी मित्रों। इसमें बालक क्या करता है? बालक को नित्यक्रम जो दैनिक कार्य होते हैं उनकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, किस शिक्षण सिद्धांत के अनुसार व्यवहार के परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि भविष्य में कोई व्यवहार दोहराया जाता है या नहीं? साथियों, अधिगम के सिद्धांत की बात है। यहाँ पर व्यवहार का परिणाम यह निर्धारित करता है कि भविष्य में कोई व्यवहार दोहराया जाएगा या नहीं। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। साथियों, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया था? ये स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया था साथियों। और इनमें क्या था? पुनर्बलन देते थे। अगर व्यक्ति कार्य करता है कोई, उसके बाद उसको अगर सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो उस कार्य को दोहराएगा। यदि नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है तो बालक उस कार्य को दोहराएगा नहीं। ठीक है मित्रों, तो आपसे पूछा सकता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। और ये व्यवहार के परिणाम निर्धारित करते हैं कि भविष्य में कोई व्यवहार दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा, ये स्किनर के सिद्धांत के अनुसार होता है। आप सभी को बता दूं, ऑप्शन ए है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव के द्वारा दिया गया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था साथियों, गेस्टाल्टवादियों के द्वारा। और नैतिक विकास का जो सिद्धांत है कोहलबर्ग। आप सभी साथी इनको जानते रहिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार मन के किस हिस्से में यौन और आक्रामक प्रबल प्रेरणा तथा गुप्त स्मृति रहती है? अहम, पराअहम, इदम, ये सभी। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे साथियों इसका जो क्या आंसर होगा। साथियों, यहाँ पर क्या पूछा है? आक्रामक प्रबल प्रेरणा और गुप्त स्मृति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इदम। साथियों, इदम जो होता है हमारा मन का एक आदिम और सहज हिस्सा है, जिसमें यौन और आक्रामक प्रबल प्रेरणा तथा गुप्त स्मृति शामिल होती है। इसमें लिंग वृत्ति और आक्रामक वृत्ति, जो कि जीवन वृत्ति से हम कहते हैं, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, सभी वंशानुगत घटक शामिल हैं। और इस लिंग वृत्ति के रूप में हम इरोस को जानते हैं, जबकि आक्रामक प्रवृत्ति के रूप में हम किसको जानते हैं? थैनाटोस को जानते हैं। तो ये किसमें संबंधित है? इदम से संबंधित है साथियों।
ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शब्द समान तत्व आइडेंटिकल एलिमेंट्स के साथ निकटता से संबंधित है। समूह निर्देश, ग्रुप इंस्ट्रक्शन, समान परीक्षा प्रश्न, सिमिलर टेस्ट क्वेश्चंस, अध्ययन का स्थानांतरण, जुड़वा बच्चों के बीच ईर्ष्या। तो साथियों समान तत्व आप सभी ने देखा होगा। समान तत्व का सिद्धांत किसने दिया था? आप सभी कमेंट में बताएंगे कि समान तत्व का सिद्धांत। साथियों अधिगम स्थानांतरण में बात की गई थी समान तत्व की। समान तत्व जो होते हैं उसके अनुसार अधिगम का स्थानांतरण होता है एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अध्ययन का स्थानांतरण। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर 3 अनुकृति, ऑप्शन नंबर 4 ग्रहण शक्ति। साथियों यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी से प्रश्न पूछे हैं। संज्ञानात्मक स्तर के ब्लूम टैक्सोनॉमी में कितने स्तर बताए थे साथियों? 6 चरण बताए थे संज्ञानात्मकता के, जिसमें था ज्ञान, बोध, जिसे हम ग्रहण शक्ति अर्थात समझ कहते हैं, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनुकृति इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक विद्यालय में राज्य स्तर पर एकल नृत्य प्रदर्शन करने पर लड़कियों को वरीयता दी जाती है, यह दर्शाता है। साथियों राज्य स्तर पर एकल नृत्य प्रदर्शन करने पर लड़कियों को चुना जाता है, लड़कियों को वरीयता दी जाती है। तो ये किसको दर्शाता है? आधुनिक विचार को, व्यवहारिक दृष्टिकोण को, लिंग भेद को, अखंडता को। साथियों ये दर्शाता है लिंग भेद को। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी धारणा बनाई रखी है हमारे समाज में कि लड़कियां अच्छा डांस कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते। तो ये क्या है? लिंग के आधार पर भेद किया जा रहा है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, फुदकना, दौड़ना, लिखना और चढ़ना। साथियों यहाँ पर सूक्ष्म गतिक कौशल, 2 प्रकार के गतिक कौशल होते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल। दूसरा होता है स्थूल में बड़ी मांसपेशी का प्रयोग होता है और सूक्ष्म गतिक कौशल में छोटी छोटी मांसपेशी का प्रयोग होता है। आप सभी साथ ध्यान रखें। तो लिखने में छोटी छोटी मांसपेशी का प्रयोग हो रहा है, हाथ और आंख का प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लिखना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा रोता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय जाता है तो रोकर अपना तनाव व्यक्त नहीं करता है। वो क्या करता है? अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियों तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन के क्या सिद्धांतिक आधार हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 विकास क्रमिक तरीके से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 2 विकास क्रमिक है, ऑप्शन नंबर 3 अलग अलग लोगों में अलग अलग विकास होता है, ऑप्शन नंबर 4 विकास भेदभाव और एकीकरण की विशेषता है। तो सतीश को जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विकास भेदभाव और एकीकरण की विशेषता है। पहले बालक क्या है? रोकर तनाव व्यक्त करता है। अब वो इस तरह से परिपक्व हो चुका है कि वो रोने के बजाय क्या करता है? अपने कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत मतभेदों को खत्म करने के लिए स्कूलों को, व्यक्तिगत मतभेदों को खत्म करना है तो स्कूलों को क्या करना चाहिए? छात्रों के बीच व्यक्तिगत खाई को कम करना चाहिए, छात्रों की योग्यता और प्रदर्शन को बाहर निकालना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि छात्र अधिगम में क्यों समर्थ या असमर्थ है, व्यक्तिगत तौर पर छात्रों को महत्वपूर्ण महसूस करवाना चाहिए। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इस बात को हमें समझना है कि जो छात्र है वो अधिगम करने में, सीखने में क्यों असमर्थ हो रहे हैं, क्यों समर्थ हो रहे हैं, इसको कारण को समझना होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृति पोषण पर बहस निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 आनुवांशिकी और पर्यावरण से, व्यवहार और पर्यावरण से, पर्यावरण और जीव विज्ञान से, पर्यावरण और पालन पोषण से। तो साथियों प्रकृति पोषण का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है डार्विन महोदय के द्वारा। और साथियों ये जो सिद्धांत है प्रकृति पोषण, ये जो बहस है हमारे आनुवंशिक और पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिक और पर्यावरण। प्रकृति जो है आनुवंशिक कारकों को महत्व देती है, जबकि पोषण जो है हमारे पर्यावरण को प्रभावशाली बताता है। तो प्रकृति से तात्पर्य आनुवंशिकता से और पोषण से तात्पर्य पर्यावरण से है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, परिपक्व छात्र मानते हैं कि उनकी पढ़ाई में भावनाओं की कोई जगह नहीं है, आसानी से बुद्धि के साथ अपने सभी संघर्ष का समाधान करते हैं, कभी कभी पढ़ाई में भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं, कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से परेशान नहीं होते। साथ ही यहाँ पर परिपक्व छात्र में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो चारों से एक अलग है वो ढूंढना है, अर्थात विशेषता नहीं है परिपक्व छात्र की, ये ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। वे मानते हैं कि उनकी पढ़ाई में भावनाओं की कोई जगह नहीं होती है। बिल्कुल साथियों, पढ़ाई में भावनाओं की जगह होती है और कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से परेशान होते हैं, बिल्कुल सही है। पढ़ाई में भावनात्मक समर्थन की जरूरत महसूस करते हैं,
आसानी से वो संघर्ष का समाधान कर लेते हैं मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना। आप स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहते हैं और इसलिए आप छात्रों को क्या बना देते हैं, स्वच्छता समिति का सदस्य। तो ये क्या दर्शाता है, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, मानवतावादी उपागम, संज्ञानात्मक उपागम, सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना, अर्थात उसे समाज का, उस संस्कृति का हिस्सा बना दिया गया है, अब वो खुद उसके लिए प्रेरित होगा स्वच्छता के लिए। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मकता से संबंधित है। साथियों संरचनात्मकता, कंस्ट्रक्टिविज्म, सामूहिक चिंतन, अहमवादी, अपसारी और अभिसारी। साथियों संरचनात्मकता जो है बालक को एक्टिव, सक्रिय रखने पर कार्य करता है। किस पर बालक सक्रिय होना चाहिए, क्रिएटिव बालक होना चाहिए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अपसारी चिंतन हो जाएगा। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूल की कक्षाओं के संदर्भ में सक्रिय भागीदारी से क्या मतलब है। प्राथमिक स्कूल में सक्रिय भागीदारी का क्या तात्पर्य है, स्मरण करना, वापस बुलाना और पढ़ना, अपने शिक्षक का अनुकरण करना और नकल करना, पूछना, प्रश्न करना और बहस करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तर का अनुकरण करना। साथियों सक्रिय भागीदारी बालक की कब होगी, जब बालक प्रश्न पूछेगा, प्रश्न करेगा शिक्षक के और शिक्षक के साथ बहस करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शैशवावस्था से संबंधित नहीं है। गतिक संचालित अंगों में द्विपक्षीय से एक पक्षीय प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। गतिक संचालित अंगों में सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्तियों की वृद्धि होती है। भावनात्मक और सामाजिक विकास गतिक विकास का हिस्सा नहीं है। मानसिक विकास तीव्र। साथियों शैशवावस्था से जो संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर 3 भावनात्मक और सामाजिक विकास जो होता है वो गतिक विकास का हिस्सा है। बिल्कुल आप सभी को बता दूं, विकास के जो सभी पक्ष होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, बिल्कुल एक साथ परस्पर रूप से इंटीग्रेटेड तरीके से संबंधित है। ठीक है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है शैशवावस्था संबंधित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बचपन की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। एक बच्चा अलग अलग रंगों, संख्याओं, वर्णमालाओं, वस्तुओं, आकारों और हर गतिविधि के कारणों के बारे में सीखने की शुरुआत करता है। बिल्कुल सही कथन है। एक बच्चा विभिन्न गति संचालन कौशल में दक्षता प्राप्त कर शुरुआत करता है। एक बच्चा अपनी वास्तविक क्षमताओं की पहचान कर शुरुआत करता है। एक बच्चा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास कार्य करने में शुरुआत करता है। साथ ही एक बच्चा जो संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास की जो शुरुआत है वो बचपन से नहीं, बालक जब से जन्म लेता है, शैशवावस्था होती है, तब से बालक का संज्ञानात्मक विकास होने स्टार्ट हो जाता है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है ये कथन गलत है साथियों। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, माता पिता को छोटे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में एक निभानी चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका, एक प्रकार साथियों यहाँ पर मिसटाइप हुआ है, थोड़ा सा भूमिका समझ लीजिएगा। सीखने की प्रक्रिया में एक भूमिका कैसे निभानी चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थपूर्ण, नकारात्मकतापूर्ण, सक्रियतापूर्ण भूमिका। साथियों छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए हमें क्या करनी है, माता पिता को सक्रिय रहना है, उनके प्रति एक्टिव रहना है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी हमें रखनी है। ठीक है मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा संभव है। प्रासंगिक और हर संभव रूप से सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन, पारंपरिक तरीकों को सुदृढ़ करने वाली गतिविधियों को प्रस्तुत करके, एक समृद्ध और विविध वातावरण प्रदान करके, सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके। तो साथियों संज्ञानात्मक विकास जो है, हम बालक को जब समृद्ध और विविध प्रकार का वातावरण देंगे तो बालक का संज्ञानात्मक विकास होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया। पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, वेबर। तो साथियों आप सभी जानते हैं, बार बार पढ़ते आए हुए होंगे कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास के बारे में चर्चा किसने की है, कोहलबर्ग ने किया साथियों। यहाँ पर कोहलबर्ग लिखा गया है, कोहलबर्ग ही है साथियों। कभी कभी एग्जाम में भी आपको इस तरह के शब्द देखने को मिल जाते हैं क्योंकि इंग्लिश का ट्रांसलेट किया हुआ होता है हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कोहलबर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आर्जव का कहना है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है। नैसर्गिक व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करते हुए परिवेश से प्रभावित होता है। एक प्रकार से कहीं आर्जव तो मान रहा है कि वंशानुक्रम से होता है, जो उसकी जन्मजात शक्ति है उससे होता है, जबकि सोनाली मान ली परिवेश से प्रभावित होता है। तो आर्जव और सोनाली की जो चर्चा है किसके बारे में है, स्थिर और अस्थिर तर्क पर, सतत और असतत अधिगम पर, प्रकृति और पोषणवादवाद पर, गंभीर और संवेदनशील भावना पर। तो आपको बता दूं साथियों, अभी हमने चर्चा की थी प्रकृति और पोषणवादवाद। प्रकृति किससे संबंधित है, आनुवंशिकता से, और पोषण किससे संबंधित है, परिवेश से। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है
किशोरों को अनुभव हो सकता है? जीवन के बारे में संतुष्ट भाव का, चिंता और स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर की भावना का, सिद्धि के भाव का। तो साथियों यहाँ पर किशोरों में जीवन के बारे में संतुष्ट भाव तो होता ही नहीं है, उनके मन में ये होता है कि ये भी कर ले, अस्थिर होता है उनका। चिंता और स्वयं से सरोकार का, चिंता और स्वयं से सरोकार बिल्कुल नहीं करते हैं वो। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर तो उनको लगता ही नहीं है, बस ऐसे सोचते हैं हम अहम ब्रह्मास्मि। तो सिद्धि के भाव का, ऑप्शन नंबर 4 जो है उनको आत्मसिद्धि के भाव का, कि अपना आत्मसम्मान होना चाहिए, इस प्रकार का भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को निम्न में से किसके द्वारा पहचाना गया है? बुद्धिक विकास के, मानसिक विकास के, अर्थात संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण किसने बताए थे? आप सभी बता सकते हैं, पियाजे ने। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोलबर्ग ने नैतिक विकास की बात की है। एरिक्सन महोदय ने मनोसामाजिक विकास के 8 चरण बताए मित्रों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एनसीएफ 2005 के सिद्धांतों में से एक माना जाता है? साथियों एनसीएफ के 5 जो सिद्धांत है कौन कौन से हैं, एक बार सभी साथी बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 लचीलापन, रटना, निरंकुश शिक्षण, दंड। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लचीलापन, अर्थात बालक का जो शिक्षण है उसमें लचीलापन होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए मित्रों, उसको परिवर्तन किया जा सके। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर करने में विद्यालय किस प्रकार से सहायक है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करके और छात्रों को अधिगम के कई अवसर प्रदान करके, छात्रों में व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए हर संभव उपाय करके, धीमी गति से सीखने वाले छात्रों को विशेष विद्यालयों में भेजकर, सभी छात्रों के लिए एक ही स्तर के पाठ्यक्रम का पालन करके। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करके और छात्रों को अधिगम के कई अवसर प्रदान करके। चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अनुभूति के विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर दिया है? जीन पियाजे, स्किनर, ब्रूनर और वाइगोत्स्की। साथियों अनुभूति अर्थात संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित में संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है? विभेदीकरण, सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। साथियों संप्रत्यय, हम कॉन्सेप्ट का जो निर्माण करते हैं उसका प्रथम सोपान क्या है? तो इसका जो प्रथम सोपान है वो है हमारा प्रत्यक्षीकरण, किसी वस्तु को देखना। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा विभिन्न प्रत्यक्षीकरण अथवा प्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से कौन सी तर्क प्रणाली का प्रयोग करते हुए विभिन्न व्यक्तियों तथा प्रक्रियाओं के बारे में संप्रत्यय बना ले जाते हैं? साथियों जो बालक है, जो तर्क, जो संप्रत्यय बनाता है, जो कॉन्सेप्ट बनाता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो कौन से तर्क प्रणाली का उपयोग करते हुए बनाता है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, एवं भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों वो तर्क जो बनाता है वो किसके आधार पर बनाता है? आगमनात्मक के बारे में बनाता है। तो आगमनात्मक जो प्रणाली है साथियों सामान्यीकरण करवाती है, अर्थात बालक उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। बालक पहले विभिन्न प्रत्यक्षों को सोचते हैं, उसके बाद उदाहरण से एक नियम बना देते हैं, अर्थात सामान्यकृत कर लेते हैं, अर्थात उसके बारे में तर्क संप्रत्यय बना लेते हैं, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बैठा लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आगमनात्मक। साथियों हमारा मनोविज्ञान का जो प्रैक्टिस सेट के 30 प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं। अगले हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के 30 प्रश्नों की। ठीक है साथियों साइकोलॉजी के बाद अब हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आप सभी ने अगर भाषा फर्स्ट हिंदी चुनी है तो आपको 31 प्रश्न से लेकर के 60 प्रश्न तक हिंदी भाषा के प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप सभी साथियों को हमारा साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा था? आप सभी साथी कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारे प्रैक्टिस सेट हल करवाने का प्रयास अच्छा लग रहा है तो अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी को मजबूत बना सके। तो साथियों शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न, आप सभी को इस गद्यांश को पढ़ना है और 31 से 35 प्रश्न तक के जो उत्तर है आपको इस गद्यांश से देने हैं। मैं साथियों आपको गद्यांश पढ़कर सुनाने वाला नहीं हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। आप सभी साथी वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही प्रश्न हल कीजिएगा। तो चलते साथियों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, महसूस ही न करे तो उसे कहने का फायदा ही क्या? वाक्य में ही है साथी, जो ही शब्द आ रहा है ये ही क्या है? निपात है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है। तो साथी ये क्या है? ही जो शब्द वाक्य में आ रहा है तो ये निपात है। निपात क्या है? किसी भी चीज़ पर
बल डालता है, उस चीज को दोहरा बल डालता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, संगीत को जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। संगीत को जानने वाले के लिए एक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? गायक, तानसेन, संगीतज्ञ, ये सभी। तो साथियों संगीत को जानने वाले को हम संगीतज्ञ कहते हैं और गाने वाले को गायक कहते हैं। आप सभी साथी जानते रहिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अत्यधिक का संधि विच्छेद है। अत्यधिक जो शब्द दे रखा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अत्य प्लस धिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अत्यंत प्लस इक। तो साथ ही इसका जो संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर दूसरा होगा साथियों। यहाँ पर ऑप्शन में आपको 3-2 उल्टे सुलटे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये जो बी वाला ऑप्शन हमारा अति प्लस अधिक सही हो जाएगा और इसमें यण संधि होगी साथियों। आप सभी साथी जानते हैं यण संधि में क्या होता है? इक के स्थान पर यण आदेश होता है। ठीक है मित्रों, तो ई का यहाँ पर यह हो जाएगा और मिलकर क्या बन जाएंगे? अत्यधिक बन जाएगा साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कोमल शब्द का समानार्थक शब्द होगा। कोमल जो शब्द है उसका समानार्थक शब्द अर्थात पर्यायवाची हम कह सकते हैं मुलायम, परूप, कठोर, स्निग्ध। तो साथियों कोमल शब्द का जो समानार्थक शब्द होता है वो होता है मुलायम। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप पूछ सकते हैं कि डैश वाक्य में आप शब्द है। यहाँ पे जो आप शब्द है वो क्या है? क्या है साथियों? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष और निजवाचक। आप सभी साथी जानते होंगे पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिसमें स्वयं के बारे में बात की जाए, बोलने वाला स्वयं के बारे में बताए। मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाले के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर सुन रहा है आप पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर सुनने वाले के बारे में आप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो मध्यम पुरुष जो है यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और अन्य पुरुष में उत्तम पुरुष और मध्य पुरुष को छोड़कर शेष अन्य जो कुछ भी बच गया वो हमारा अन्य पुरुष में आता है मित्रों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को फिर से गद्यांश पढ़ने हैं और 36 प्रश्न से लेकर के 40 प्रश्न तक के उत्तर आपको देने हैं। आप सभी साथी वीडियो को पॉज कीजिए और इस गद्यांश को पढ़िए, उसके बाद ही आगे के प्रश्न हल कीजिएगा मित्रों। साथियों आप सभी को दिखाई दे रहा है पहला प्रश्न जो है हमारा, इस गद्यांश से, स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत हो रेखांकित शब्द का अर्थ है भरा हुआ, डूबा हुआ, तैरता हुआ, घिरा हुआ। स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत, अपने देश से प्रेम से वो क्या हुआ है? भरा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा ओतप्रोत का अर्थ हो जाएगा मित्रों भरा हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक देशवासी को अपने वतन से प्रेम होता है। प्रत्येक देशवासी जो है उसको अपने वतन से प्रेम होता है और वाक्य में वचन है, जो वतन शब्द है उसमें क्या है? एक वचन, अन्य वचन, बहुवचन, कोई भी नहीं। तो साथियों यहाँ पर वतन में जो इस वाक्य में जो वचन है वो है एक वचन, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संध्या के समय पक्षी अपने नाड का और उड़े चले जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुई है, आप सभी साथी इसे पढ़िएगा इस वाक्य को। संध्या के समय पक्षी अपनी नीड की ओर उड़े चले जाते हैं। नीड अर्थात घोंसले की ओर। ठीक है मित्रों, तो पक्षी जो शब्द है उसमें पक्षी शब्द को रेखांकित किया गया, इसमें लिंग पूछा गया है, स्त्रीलिंग, अन्य लिंग, पुल्लिंग, कोई भी नहीं। तो साथियों पक्षी जो शब्द है यहाँ पर उड़े चले जाते हैं, पुल्लिंग शब्द है। आप सभी साथियों को लिंग पहचानने की मैं एक तरीका बता देता हूँ मित्रों, आप सभी को आसानी होगी। अगर आप सभी को वाक्य दिया हुआ है और वाक्य में लिंग पहचानना है तो आप सबसे पहले उसकी क्रिया पर जाइएगा, देखिएगा कि क्रिया किस लिंग के लिए प्रयुक्त की, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए क्रिया अलग प्रयुक्त होती है और पुल्लिंग के लिए क्रिया अलग प्रयुक्त होती है। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर पक्षी उड़े चले जाते हैं, तो उड़े चले जाते हैं तो पुल्लिंग शब्द है यहाँ पर पक्षी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करेंगे। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे? वाक्य में काल है, क्या करेंगे मतलब अभी क्या नहीं है, क्या करेंगे? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। तो यहाँ पर जो वाक्य है हमारा भविष्य काल का है मित्रों, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जान जोखिम में डालना का अर्थ है जान बचाना, प्राण छोड़ना, जान खतरे में डालना, जान दे देना। साथियों जान जोखिम में डालना जो अर्थ है ऑप्शन नंबर 3 अपनी जान को खतरे में डाल देना। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कूप मंडूक होना का अर्थ है। कूप मंडूक मतलब कुएं का मेंढक,
क्या अर्थ है? घर में ही रहना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कुएं में गिरना, मूर्ख होना। साथियों कूप मंडूक का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान का होना। कैसे साथियों? आप सभी ने देखा होगा, कुएं जो मेंढक होता है उसको कुआं ही संसार नजर आने लगता है। वो छोटा सा जो कुआं होता है वो उसको संसार मान लेता है कि संसार इतना छोटा सा है। तो कूप मंडूक का अर्थ है कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना, बहुत कम ज्ञान होना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्र वाक्य है। यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। करो या मरो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य में हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेरा भाई महेंद्र स्कूल जाता है। वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद है मेरा भाई महेंद्र। क्या है साथियों रेखांकित? मेरा भाई महेंद्र। तो इसमें क्या है? उद्देश्य है, जानकारी है, विधेय है, सूचना है। आप सभी साथियों को बता दूं, वाक्य जो होता है उसके 2 प्रमुख अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। आप सभी साथी इन दोनों के बारे में विशेष रूप से जान लीजिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। उद्देश्य जो होता है, उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कर्ता होता है। ठीक है साथियों। और विधेय होती है क्रिया, अर्थात कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्रिया होती है। तो यहाँ पर मेरा भाई महेंद्र क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्देश्य साथियों। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्षा 10वीं कक्षा में पढ़ती है। रेखांकित पद का परिचय। 10वीं का क्या परिचय है? एक तो विशेषता बता रही है, कौन सी कक्षा में पढ़ती है। 10वीं एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है और ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में संकेतवाचक वाक्य है। साथियों यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य पूछा है। मैं जयपुर जाऊं, वहाँ ममता गा रही है, बच्चों कमरे में आराम करो, बारिश अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, संकेत दे रहे हैं कि बारिश अगर अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को दिखाई दे रहा है, बच्चे अधिक से अधिक सीखिए, इसके लिए गृह कार्य देने के बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। बालक की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में दिए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। साथियों हम जो बच्चों को गृह कार्य देते हैं उसके बारे में कौन सा कथन उचित है? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बालक की क्षमता स्तर के अनुसार हमको गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है। भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता, भाषा ज्ञान में विकास करता है, भाषा शिक्षण हेतु सुलभ वातावरण तैयार करता है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत असक्रिय रहता है, उपयुक्त सभी। साथियों बालक जो होता है भाषा शिक्षण में क्या होता है? असक्रिय रहता है, ये गलत है, ये विशेषता नहीं है। भाषा शिक्षण में बालक क्या होता है? सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछा। साथियों प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हम प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हम गलत उत्तर करके आ जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, अध्यापन करते समय एक शिक्षक को शिक्षण का संबंध निम्न में से किसके साथ करना चाहिए ताकि बच्चे सरलता पूर्वक सीख सके। ऑप्शन 1 कहानियों, कथाओं कहानियों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, खेल खिलौनों के साथ, उपयुक्त सभी। साथियों आप अध्यापन करा रहे हैं और क्या करना है? शिक्षण का संबंध किसके साथ करना है आपको? तो हमें बालक को जो शिक्षण करा रहे हैं उसको ज्ञान को हम बालक के दैनिक जीवन से अगर जोड़ते हैं तो वो बहुत प्रभावी होता है, सरलतापूर्वक सीखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी के साथ हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, भाषा शिक्षण में चयन का सिद्धांत आधारित है। चयन का सिद्धांत पूछा है, विद्यालय पर, बालक पर, अध्यापक पर, अभिभावक पर। साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अध्यापक पर। अध्यापक जो है यह चयन करेगा कि बालक को क्या सिखाना है, किस तरह से सिखाना है, इस तरह का चयन जो है अध्यापक करता है मित्रों। तो भाषा शिक्षण में जो चयन का सिद्धांत है वो अध्यापक पर आधारित होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। आप भाषा सिखा रहे हैं बच्चों को तो आपकी कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? जहाँ बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकाधिक अवसर मिले, जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो, दीवारों पर सूक्तियाँ लिखी हो। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 1, बच्चों को क्या करने चाहिए? अधिक से अधिक बात कहने के और सुनने के अवसर मिलने चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है। साथियों बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता पूछी है। शुद्ध उच्चारण करना, ध्वनियों का विभेदीकरण करना, रेडियो सुनना, उपयुक्त सभी।
तो साथियों रेडियो सुनना में आप सुनने की ही विशेषता है, ध्वनियों का विभेदीकरण करना ये भी दोनों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है शुद्ध उच्चारण करना, ये बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है। आपको शुद्ध उच्चारण सुनाई देगा तभी आप अर्थ सुनोगे, और बोलने शुद्ध उच्चारण आप बोलोगे तभी सामने वाला सुन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है संप्रेषण की कुशलता बढ़ती है। संप्रेषण अर्थात विचारों को एक दूसरे के पास आदान प्रदान की कुशलता कैसे बढ़ती है? धन से, अनुभव से, अंतःक्रिया से, प्रशिक्षण से। तो साथियों संप्रेषण की जो कुशलता है वो अंतःक्रिया के माध्यम से बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? लेखन, व्याकरण, वाचन और श्रुतिलेख। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण में हम भाषा की सार्थक और शुद्ध व्यवस्था की बात करते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा कक्षा के कुछ बच्चों में पाठन संबंधी विकार है, बच्चे पढ़ने में समस्या हो रही है, तो आप उनकी इस विकार को दूर करने के लिए क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे खुले में जाकर स्वयं अभ्यास करें, बच्चों के माता पिता को बुलाकर उनसे अभ्यास कराने को कहेंगे, बच्चों को कक्ष में खड़ा कराकर स्वयं अभ्यास कराएंगे, उपयुक्त सभी। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हम बच्चों को क्या करेंगे? कक्ष में खड़ा करेंगे, खड़ा कराकर स्वयं अभ्यास करवाने की कोशिश करेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए। साथियों प्राथमिक स्तर पर एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उस कक्षा में बच्चे लक्ष्य जो है भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए, भाषा कैसी की जा रही है? अर्जित की जा रही है। लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, जो शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता ऊपर रखते हैं। साथियों यहाँ पर भाषा अर्जन अलग चीज़ है और भाषा अधिगम अलग चीज़ है। भाषा अर्जन में हम रचनात्मक रूप से क्या करते हैं? एक साधारण वातावरण में प्रयोग करना सीखते हैं, हमारे प्राकृतिक वातावरण में, जबकि जो भाषा अधिगम होता है उसमें हम एक निश्चित कक्ष में भाषा के नियमों को, व्याकरणों को सीखते हैं साथियों। तो यहाँ पर भाषा अर्जन की बात की गई है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या भाषा कौशल की विशेषता है? भाषा कौशल की विशेषता पूछा है। भाषा कौशल का विकास प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा किया जाता है। भाषा कौशल संप्रेषण का प्रमुख साधन है। भाषा कौशल के माध्यम से शाब्दिक अंतः प्रक्रिया होती है, उपयुक्त सभी। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। भाषा कौशल की ये सभी विशेषताएं साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है? आपको बोलने के कौशल का मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधि उपयुक्त है? बच्चों के बीच परिचर्चा कराई जाए, बच्चों का एक एक कर कक्ष में किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण करा जाए, शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करे, उपयुक्त सभी। तो साथियों हम बोलने के कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं और इन सभी में बालकों को बोलने का अवसर मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है, कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली द्वारा, समीक्षा प्रणाली द्वारा, गुप्त प्रणाली द्वारा, छोटे छोटे प्रणाली द्वारा। साथियों कविता का जो यथार्थ मूल्यांकन है हम समीक्षा करके कर सकते हैं, उसकी कविता की समीक्षा करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य उपकरण सिखाने वाले को व्यक्तियों, घटनाओं, वस्तुओं और कारण तथा प्रभाव संबंधों की नियोजित अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर देते हैं। यह कथन निम्नलिखित में किसका है? ब्लेयर, जीन पियाजे, क्रो स्किनर। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्रो का यह कथन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आपकी कक्षा में राम को कठिन शब्दों का उच्चारण करने में समस्या आती है, आप उसकी समस्या का समाधान हेतु किस प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण चुनेंगे? व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण, टोली उपचारात्मक शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों हम राम को समस्या हो रही है तो उसकी समस्या का समाधान करने के लिए क्या करेंगे? व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हिंदी के हमारे 60 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत विषय के 30 प्रश्नों की, 61 से लेकर के 90 तक के प्रश्नों की। तो आप सभी साथी आगे वीडियो देखते रहिएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट देख के जाइएगा और अपना मूल्यांकन कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न बढ़ रहे हैं और आपकी गलती कहाँ हो रही है, और आप अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें जिससे एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। साथी मिलते हैं संस्कृत के प्रैक्टिस सेट में।
साथियों अब हम चर्चा करने वाले हैं संस्कृत विषय के 30 प्रश्नों की। अगर आपने भाषा सेकंड संस्कृत चुनी है तो साथियों आपको 61 से लेकर के 90 तक के जो प्रश्न होंगे वो संस्कृत भाषा के देखने को मिलेंगे। तो साथियों आप सभी साथी इन प्रश्नों को हल कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न गलत हुए। तो साथियों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि देयम्। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो आप सभी साथी इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और इस गद्यांश को आसानी से पढ़िएगा, उसके बाद ही प्रश्नों को हल करने की ओर जाइएगा। मैं साथियों यहाँ पर आपको गद्यांश पढ़कर नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि बहुत समय लगेगा गद्यांश पढ़कर सुनाने में, और ये पूरा 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर आपके लिए बनाया गया है, तो बहुत समय लगेगा, फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। शुरुआत करते हैं साथियों पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता इत्यत्र अव्यवपदमस्ति। यहाँ पर ये जो वाक्य दिया गया है इसमें अव्यवपद कौन सा है? यत्र तत्र नार्यस्तु रमन्ते देवता। तो साथियों यहाँ पर जो अव्यवपद प्रयुक्त हुए हैं वो है यत्र और तत्र। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वेषु क्षेत्रेषु इत्यत्र विशेषण पदम किम अस्ति। जो सर्वेषु क्षेत्रेषु है इसमें विशेषण पद कौन सा है? क्षेत्रेषु सर्वेषु क्षेत्रे सर्वेषु को अपि ने। तो साथियों यहाँ पर जो विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है वो सर्वेषु है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, भूत्वा इत्यत्र प्रकृति प्रत्यय अस्ति। भूत्वा का जो प्रकृति प्रत्यय है ऑप्शन ए है हमारा भू प्लस त्यवत, ऑप्शन 2 भू प्लस कत्वा, ऑप्शन 3 भू प्लस जप, ऑप्शन 4 भू प्लस तुमुन। तो साथियों यहाँ पर जो भूत्वा का जो प्रकृति प्रत्यय है भू प्लस कत्वा, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है भूत्वा में, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा है, एतासाम योगदान के न जानन्ति इत्यत्र सर्वनाम पदम अस्ति। इनका योगदान कौन नहीं जानता है? यहाँ पर सर्वनाम जो पद है कौन सा है? एतासाम नारीणाम योगदानम जानन्ति। साथियों सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त शब्द हुआ है वो हुआ है एतासाम। क्या हुआ है मित्रों? एतासाम। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नारीणाम इत्यत्र विभक्ति अस्ति। ऑप्शन 1 षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति एकवचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन, को अपि ने। एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। साथियों नारीणाम में जो विभक्ति हुई है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप प्रयुक्त हुआ है साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा। फिर से आपको गद्यांश पढ़ना है और पढ़ करके उसके प्रश्न उत्तर देने हैं। आपको वीडियो पॉज करना है, इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद प्रश्न हल करने हैं साथियों। तो देखते हैं पहला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष विनैव युद्ध आत्म स्वातंत्र्यम अलभत अस्मिन् वाक्य क्रियापदम अस्ति। यहाँ पर जो क्रियापद है इस वाक्य में कौन सा है? भारतवर्षम युद्धम आत्म स्वातंत्रम अलभत। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो क्रियापद है ऑप्शन नंबर 4 अलभत है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लब धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम। साथियों लब धातु जो चलती है हमारी उसमें लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। और आप सभी साथी जानते होंगे लंग लकार किस प्रकार से चलते हैं, धातु के आगे ए लग जाता है। तो अलभत यहाँ पर पूछा है प्रथम पुरुष का एक वचन, तो अलभत होगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी देखिए 2 दिए गए हैं जिसमें एक में हलंत है और एक में नहीं है। तो आप सभी साथी इन धातु रूपों को बिल्कुल बारीकी से याद कर लीजिएगा मित्रों। जो लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन होता है उसमें हमेशा हलंत होता है मित्रों, और बहुवचन में हलंत नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा अलभत, अलभताम, अलभत, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिंसा इति पदस्य विलोम पदम अनुच्छेदे चयनम कृत्वा उत्तरम देयम। हिंसा पद का जो विलोम है, जो हिंसा शब्द दे रखा है, इसका विलोम शब्द आपको चुनना है। सहिंसा, अहिंसा, अहिंसा और अवहिंसा। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिंसा का अहिंसा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स देश धन्य अस्ति लिट लकारे परिवर्तयन्तु। साथियों स देश धन्य, ये जो वाक्य दे रखा है स देश धन्य अस्ति, वह जो देश है वो धन्य है, इसको लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में बनाना है हमें। लिट लकार के धातु रूप किसमें चलते हैं? भविष्यत काल में। तो कौन सा होगा? लिट लकार में हमारे कैसे चलते हैं? सबसे पहले तो आपको ये आना चाहिए। तो भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति। तो यहाँ पर जो वाक्य होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स देश धन्य भविष्यति। ठीक
ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी इत्यत्र लिंगम अस्ति, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, सर्वे। तो साथियों महात्मा गांधी में जो लिंग प्रयुक्त हुआ है महात्मा में वो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, अपने काम पर जाओ, संस्कृत में अनुवाद करो। अनुतिष्ठात्मनम नियोगम, स्वनियोगम शून्यम कुरु, स्वनियोगम शून्यम अकुर्वन्, ततः पर कथय। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको संस्कृत में हम बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 स्वनियोगम शून्यम कुरु। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध वाक्यम चुनित है। आपको शुद्ध वाक्य को चुनना है। राम है विद्यालयम गच्छन्ति, राम कृष्ण मोहना नगरम गच्छन्ति, आवाम पुस्तकम पठावय, रामम इति दशरथ पुत्र है। तो साथियों पहला वाक्य आपका गलत हो जाएगा। पहला वाक्य गलत क्यों होगा? राम एक वचन में है। तो आप सभी को अगर अनुवाद बनाना आता होगा तो आप सभी जानते होंगे कर्ता में जिस प्रकार का लिंग वचन विभक्ति होती है, लिंग वचन होता है, क्रिया भी उसी के अनुसार आती है। तो राम है यहाँ पर एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन ही आएगी। तो प्रथम पुरुष की एक वचन जो होती है हमारी वो होती है गच्छति। यहाँ पर गच्छति आता। आप सभी अगर अनुवाद बनाना नहीं जानते हैं, अनुवाद से एक प्रश्न या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 या 3 प्रश्न मित्रों प्रत्येक परीक्षा में। आप सभी हमारी संस्कृत की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देव सर ने आपके लिए संस्कृत के अनुवाद बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं। आप आसानी से अनुवाद सीख पाओगे मित्रों। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। दूसरा यहाँ पर भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग हुआ है, राम कृष्ण मोहन। बहुवचन का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर बहुवचन की क्रिया आनी चाहिए थी, राम कृष्ण मोहन नगरम गच्छन्ति आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक वचन की क्रिया है तो गलत हो गया। रामम इति दशरथ पुत्र, ये भी कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा राइट आंसर है, आवाम पुस्तकम पठावय, हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, उत्तम पुरुष का द्विवचन है यहाँ पर कर्ता और उत्तम पुरुष द्विवचन की ही क्रिया आई है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो तू सींचे दूध से नीम न मीठा होए, संस्कृत में सुक्ति होगी। ऑप्शन 1 सटे साठ्यम समाचरेत, ऑप्शन 2 अति सर्वत्र वर्जयेत, ऑप्शन 3 पयः पानम भुजंगानाम केवल विषवर्धनम, ननु प्रवाते अपि निष्कंपा गिरे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 पयः पानम भुजंगानाम केवल विषवर्धनम। आप चाहे कितना ही दूध का पान करवा लो, लेकिन सर्प जो है सर्प का विष बढ़ता ही है। ठीक है मित्रों, तो जो तू सींचे दूध से नीम न मीठा होए, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अस्मिन् पाठे कवि हिमालयस्य वर्णनम करोति। रेखांकित पद में आधृत्य प्रश्न का निर्माण करके अस्मिन् पाठ में कवि हिमालय का जो वर्णन करता है, इसका प्रश्न आपको बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है। इसका अस्मिन् पाठ में कवि हिमालय से वर्णन करोति, इसका प्रश्न निर्माण करना है साथियों। तो प्रश्न निर्माण में भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न निर्माण में भी क्या होता है मित्रों, जिस प्रकार का विभक्ति आती है, वचन आता है, उसी प्रकार से आपको प्रयोग करना होता है। तो हिमालय से यहाँ पर कश्य दिख जाएगा आपको, अस्मिन् पाठे कवि कश्य वर्णनम करोति। ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, अहम संस्कृतम पठामि कर्म वाच्य परिवर्तयन्तु लट लकारे। आपको इस वाक्य को कर्म वाच्य में परिवर्तन करना है। ऑप्शन नंबर 1 मया संस्कृतम पठामि, ऑप्शन नंबर 2 मया संस्कृतम पठ्यते, ऑप्शन नंबर 3 मया संस्कृतः पठ्यते, ऑप्शन नंबर 4 सर्वे अपि। तो साथियों हम जब कर्म वाच्य में परिवर्तन करते हैं तो हमारे धातु आत्मनेपद में चलती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है राइट आंसर हो जाएगा, मया संस्कृतम पठ्यति। और कर्म में भी क्या हो जाती है, प्रथमा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत शब्द नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर मया संस्कृतम पठ्यते। ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लेखन कौशलस्य किम तात्पर्यमस्ति। लेखन कौशल का तात्पर्य है गद्य रचना, पद्य रचना, गद्य पद्योमय रचना, समस्त विषयक रचना। साथियों लेखन कौशल का जो तात्पर्य है सभी विषयों की रचना। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षणम नाम। शिक्षण का नाम है केवल तथ्यानाम कंठस्थीकरणम, स्व व्यवहारेषु परिवर्तनम। साथियों यहाँ पर जो है जो टाइपिंग करने थोड़ा अलग अलग हो गया, व्यवहारेषु पढ़े आप सभी, स्व व्यवहारेषु परिवर्तनम, सामाजिक परिवर्तनम, सांस्कृतिक परिवर्तन। साथियों शिक्षण का नाम है
स्व व्यवहारेषु परिवर्तनम, स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है चतुर्विध भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति। ऑप्शन 1 वदनम, ऑप्शन 2 लेखनम, ऑप्शन 3 श्रवणम, ऑप्शन 4 पठनम। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 भाषा कौशल में से तीसरा कौशल पूछा है। तीसरा जो कौशल होता है वो होता है पठनम। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को फिर बता देता हूं मित्रों, भाषा कौशल आप बिल्कुल रट लीजिएगा। 4 भाषा कौशल होते हैं और इनका क्रम याद कर लीजिएगा। अंग्रेजी में मैं आपको बता देता हूँ LSRW, और इससे आप बड़ी आसानी से याद रख पाएंगे। L का मतलब लिसन, लिसनिंग यानी सुनना, और स्पीकिंग का मतलब बोलना, रीडिंग का मतलब पढ़ना, और W का मतलब राइटिंग अर्थात लिखना। तो सु को हम सुनने को संस्कृत में श्रवणम कहते हैं, बोलने को वदनम कहते हैं, पढ़ने को पठनम कहते हैं और लिखने को लेखनम कहते हैं। तो आप सभी साथी इस प्रकार से इस क्रमों को याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा लिखित प्रश्नानाम प्रकारा सन्ति। लिखित प्रश्नों का प्रकार है लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, अतिलघुत्तरात्मक, सर्वे। तो ये सभी जो प्रकार है मित्रों लिखित प्रश्नों के ही है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा पाठ योजनाया मुख्यतया आधारभूत सोपानानि कति। पाठ योजना के मुख्यतः आधारभूत सोपानान कितने हैं? 7, 6, 5, 3। तो साथियों पाठ योजना के मुख्यतः आधारभूत जो सोपान होते हैं वो होते हैं हमारे 5। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा रेखीय अभिक्रमस्य प्रवर्तको मन्यते। रेखीय जो अभिक्रमत है हमारा उसके प्रवर्तक कौन है? थॉर्नडाइक, फ्रायड और स्किनर। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर है रेखीय विक्रम के जो प्रवर्तक है वो स्किनर महोदय है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भाषा शिक्षण से केंद्रमस्ति। भाषा शिक्षण का केंद्र है शिक्षक, महाभारतम, बालका, भगवद गीता। तो भाषा शिक्षण का जो केंद्र होता है साथियों बालक होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गद्य शिक्षण से रीति अस्ति। गद्य शिक्षण की रीति है दंडान्वयम रीति, खंडान्वय रीति, निगमन रीति, अभिनय रीति। साथियों जो गद्य शिक्षण की जो रीति होती है अभिनय रीति होती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भाषा कौशलस्य विकासार्थम किम करणीय। भाषा कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए? कविता पाठ, प्रबंध, उच्चारण को अभिनय। भाषा कौशल के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? उच्चारण करना चाहिए। बालक शुद्ध उच्चारण करेगा तो भाषा का विकास अच्छे से हो पाएगा। अगला प्रश्न है साथियों हमारा श्रुत लेख है किम। श्रुत लेख क्या है? लिखित कार्यम, पठन कार्यम, उभय कार्य, को अभिनय। तो साथियों श्रुत लेख सुनकर के लिखना क्या है? एक प्रकार से लिखित कार्य है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आधुनिक शिक्षा जनको मन्यते। आधुनिक शिक्षा के जनक कौन है? रूसो, J.A. स्टीपर, वुडवर्थ, हल। तो साथियों आधुनिक शिक्षा के जो जनक है वो J.A. स्टीपर महोदय है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है एतासु रीतिषु वस्तुनिष्ठ रीति अस्ति। इनमें से वस्तुनिष्ठ रीति कौन सी है? आत्मनिरीक्षण रीति, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। भाषा अनुवाद रीति, व्याख्या रीति, उपचारात्मक रीति। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपचारात्मक जो रीति है वस्तुनिष्ठ रीति है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि कोअपि शिक्षण व्यवसाय से आलोचना करोति तदा भवान। यदि कोई शिक्षण के व्यवसाय की आलोचना करता है तब आप क्या करेंगे? भवान अपि तस्य आलोचना करिष्यन्ति, आप भी आलोचना करेंगे उसके साथ। तेन सह आलोचना न करिष्यति, आप उसके साथ आलोचना नहीं करेंगे। तार्किक रूपेण तस्य चिंतनस्य दूरीकरणम करिष्यति एतेषु किमपि न। तो साथियों हम तार्किक रूप से उसके चिंतन को दूर करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कविता शिक्षण प्रारंभिक कक्षासु उत्तमा रीति अस्ति। कविता का शिक्षण करवा रहे हैं आप कविता के शिक्षण में। प्रारंभिक कक्षाओं में उत्तम रीति कौन सी है? आत्मनिरीक्षण रीति, सांख्यिकी रीति, गीत नाट्य रीति, प्रयोगात्मक रीति। तो साथियों कविता के शिक्षण में जो प्रारंभिक कक्षाओं में जो उत्तम रीति होती है वो होती है गीत नाट्य रीति। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गीत नाट्य रीति। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विभिन्न विषयाणाम ज्ञानस्य कृते विद्यार्थी ने मातृभाषा या उपयोग है। विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए विद्यार्थी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं? ज्ञान प्राप्त सहाय्यम करिष्यति, ज्ञान प्राप्ति में सहायता करने के लिए। इतर भाषाणाम विषयाणाम व अधिगमे बाधक भविष्यति, बाधक भविष्यति। जो ये ज्ञान है विषय का अलग भाषा का वो अधिगम में बाधक होता है। अन्य होगा अन्यसाम भाषाणाम ज्ञानार्थम विघ्नम जनयिष्यति, संस्कृत भाषाया कक्षाया अनुमोदित है न स्यात्। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान प्राप्त सहाय्यम करिष्यति, ज्ञान प्राप्त में सहायता करती है।
ठीक है मित्रों, चलते हैं साथियों। हमारा जो संस्कृत के प्रश्न हैं वो हल हो चुके हैं। अब मैथ के आपको हल करवाने वाले हैं देव सर। आप सभी साथी मैथ के प्रश्न हल कीजिएगा। उसके बाद आपको 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन के मिलने वाले हैं। आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा और अपना मूल्यांकन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि ये प्रश्न किस लेवल के थे, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं 150 में से। अपनी तैयारी का मूल्यांकन करते रहे। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर से पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट में। नमस्कार प्यारे साथियों, रीट 2021 प्रैक्टिस पेपर के चौथे पार्ट अर्थात गणित विषय में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर आपको गणित के 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। जो साथी लेवल प्रथम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह भाग है। आप सभी साथी जो लेवल द्वितीय एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं इसको ना देखें, आपको कोई फायदा इससे नहीं होने वाला है। साथियों, आप सभी को मैं पहले बता दूं, आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर कमेंट करें, प्रश्न पढ़ने से पहले, प्रश्न पढ़ने के बाद आप वीडियो पॉज करें, उसका उत्तर सोचें, उसके बाद इसका हल देखें, तो शायद अपना मूल्यांकन आप कहीं अच्छे से कर पाएंगे। हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न रहेगा 91वां प्रश्न गणित का कि 9,74,873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। ऑप्शन 1 0, ऑप्शन 2 4,870, ऑप्शन 3 69,930, ऑप्शन 4 60,000। साथ ही इसमें बता दूं आपको 9,74,873 जो हमें दिया हुआ है, इसमें 7 के स्थानीय मान क्या क्या रहेंगे। एक तो ये 7 हमारे पास है और एक ये 7 है। तो पहले वाले 7 का स्थानीय मान कितना होगा 70,000 और दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान 70। अगर हम इनको घटाएंगे तो हमारे पास जो उत्तर आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, अंतर पूछा ना, तो हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या है। ऑप्शन 1 14, ऑप्शन 2 16, ऑप्शन 3 18, ऑप्शन 4 19। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इस प्रश्न को आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। या तो आप ऑप्शन विधि से हल करें, ऑप्शन के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है किसी एक संख्या को लेकर उसको जमाते जाएं, या फिर बेसिक विधि से हल करें। अगर हम ऑप्शन से भी हल करते हैं तो हो जाएगा। हम एक बार बेसिक विधि से इसको करते देखते हैं। ये कह रहा है किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए, 21 जोड़ा जाए। हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, x है। हम x में कितना जोड़े, x + 21। तो क्या कह रहा है कि वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ये x + 21 किसके बराबर है, अगर हम उस x को 3 मतलब उस संख्या को 3 गुणी कर दें तो उससे कितना कम है, 7 कम है। अब हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। बराबर के इधर उधर जब संख्या आ जाए तो पक्षांतरण करके हम इसका आसानी से हल निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 3 को तो इधर ले जाइए और 21 को इधर लाइए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, 3x इधर प्लस के इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के, -3x + x बराबर इधर ये माइनस के 21 हो जाएंगे, -21 - 7। अब सभी को तो समान चिन्ह की वजह से जुड़ जाएंगे और इधर ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, -2x बराबर -28। बराबर के दोनों तरफ जब माइनस हो तो आपस में कट जाते हैं, कट गए तो हमारे पास क्या बचे, 2x बराबर 28। अब इस x का मान ज्ञात करने के लिए हम इस 2 का भी पक्षांतरण करेंगे, 2 का पक्षांतरण करेंगे, 2 इधर गुणा में है या किस में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे तो काटेंगे हमारे पास क्या बचेगा, x बराबर 14। तो हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी, 14। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दशमलव के 3 स्थानों वाली सबसे छोटी संभव संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 0.012, ऑप्शन नंबर 2 0.123, ऑप्शन नंबर 3 0.111, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी साथी बिल्कुल ध्यान से इसका उत्तर दें। आप सभी को बता दूं, इस प्रश्न में इस बात पर बड़ा गौर करना है, संभव संख्या। उसने नहीं पूछा कि इनमें से छोटी संख्या, हमसे पूछा है संभव संख्या। अगर हमसे इनमें से छोटी पूछता तो हम आराम से बता देते कि यह संख्या छोटी हो जाएगी, लेकिन हमसे संभव पूछा है तो संभव सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 0.001। हमारी संभव सबसे छोटी दशमलव की 3 अंकों की संख्या क्या होगी, 0.001। तो बताओ यहाँ पर कोई से भी ऑप्शन नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सरल करें 1856 प्लस 3227 प्लस 8432 प्लस 9.999 प्लस 18.888। आप सभी साथियों को बता दो, हमारा जो इसका ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन 10,453.887, ऑप्शन नंबर 2 10,435.887, ऑप्शन नंबर 3 10,435.878, ऑप्शन नंबर 4 13,603.887।
आप सभी साथियों को बता दूं, ऐसे जोड़ों को हमें करने के लिए घबराना नहीं है। दशमलव का जहां भी बात आ जाए, इनको हमें एक संख्या के रूप में जमाना है। उस संख्या को किस प्रकार जमाना है, जिन संख्याओं में दशमलव है उनके दशमलव हमें क्या करना है, एक सीध में। दोनों के हो गए, लेकिन बाकी हमारे पास 3 संख्या बिना दशमलव की बची, उनके लिए भी हम दशमलव लगा लेंगे। हमने 5 दशमलव लगा लिया, हमारे पास 5 संख्या है। तो अब हमें क्या करना है, संख्या जमानी। जिस संख्या के दशमलव नहीं है वो हमेशा दशमलव के बाईं ओर रहेगी, और जिसमें दशमलव है उसको दशमलव के बाईं ओर है तो बाईं ओर, दाईं ओर है तो दाईं ओर। जैसे 9.9999 कैसे जमाएंगे, 9.999, ठीक इसी प्रकार जमा देंगे। उसी प्रकार हम 18 को भी जमा देंगे, 18.888। उसके बाद हमारे पास ये संख्या, इनमें दशमलव नहीं है शुरू की तीनों में, तो हम इनको किधर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। बाईं ओर रखेंगे तो कैसे जमाएंगे, ऊपर से जमाते चलते हैं, 1856, ठीक। उसके बाद 3287, उसके बाद 8432। इस प्रकार आप इसको जमा कर जोड़कर देख सकते हैं। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इसका जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगर आपको लगता है कि संख्या कम है तो आप यहां पर दशमलव लगाकर उसकी पूर्ति कर सकते, 0 लगाकर पूर्ति कर सकते हैं, सॉरी, तो हमारे पास संख्या बन जाएगी, फिर आप इसको जोड़ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल कुछ भी नहीं, केवल संख्या जमाना का थोड़ा सा ये पेज था और कुछ भी नहीं, बड़ा आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था हमारा, साथियों यहां पर ये मैं बता दूं, प्रश्न नंबर 2 बार डल गए हैं, इसलिए आप इसे प्रश्न नंबर 95 समझे। पहले प्रश्न में भी शायद ऐसा ही था। हमें प्रश्न यहां से पढ़ना है। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तदनुसार जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा शेषफल कितना रहेगा। सर इसका उत्तर आपको कॉपी पेन, बिना कॉपी पेन के आप निकाल सकते हैं। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 0, ऑप्शन नंबर 3 4, ऑप्शन नंबर 4 1। जो भी सही आंसर हो कमेंट करें। साथ ही मैं बता दूं आपको कि ऐसे प्रश्न को भी हम 2 तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। एक तो इसकी संख्या मानकर हल करें, या फिर एक हमारा थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है कि किससे भाग दे रहे हैं, 6 से। शेषफल कितना बच रहा है, 4। अब क्या कह रहा है, कौन सी संख्या में दिया, n में, इसको कितना गुणा किया, 2 गुणा। तो हमारा जो शेषफल है इसको भी हम कितना गुणा कर देंगे, 2 गुणा। शेषफल को जब 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। अब भाग किससे देंगे, 6 से। 6 से 8 में भाग दीजिए, शेषफल कितना बचेगा, 2। और यही हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, आप या तो संख्या मानकर करें, संख्या मानकर करेंगे मान लो, तो n हमारी जो संख्या है, n जो आपको सभी को संख्या दिखाई दे रही है, ये मान लेते हैं कौन सी संख्या हो सकती है जिसमें 4 बचेगा, 10 होगी भाई। अब इस 10 का 2 गुणा करो, 2n कह रहा है तो 20 हो जाएगी। अब 20 में आप 6 का भाग दोगे तो कितना रहेगा, 6 18, 2 शेषफल बचेगा हमारे पास। उत्तर कौन सा हो जाएगा, 2। इसलिए आप पहली वाली विधि ज्यादा उपयुक्त मेरे हिसाब से, आप उसका प्रयोग करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया है। यदि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है तो लंबे भाग की लंबाई मीटर में है। ऑप्शन नंबर 1 34, ऑप्शन नंबर 2 85, ऑप्शन नंबर 3 51, ऑप्शन नंबर 4 56.1/4। साथियों इस प्रश्न को हल करने के लिए आप x y मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो मुझे सबसे सही उपयुक्त तरीका लगता है, मान ले हम ये एक छड़ है, कितनी लंबी है, 85 मीटर लंबी है। इसको इसने बीच में से 2 भागों में बांट दिया। अब ये कह रहा है कि एक भाग दूसरे भाग का 2/3 है। आपको ये बात समझनी है। ऐसे प्रश्न समझने के लिए आपको भिन्न आना अति आवश्यक है। 2/3 का मतलब कहना क्या चाहता है, 2/3 का मतलब, तिहाई का मतलब 3 भाग करे उसने बड़े वाले के। अब उसमें से 2 भागों के बराबर कौन सा है, ये वाला है। कितने भागों के बराबर, 2 भागों के बराबर। अगर इसके भी 2 भाग कर दे तो बताओ कुल इसके कितने भाग हो गए, 1 2 3 4 5 भाग हो गए। अब ये 5 भाग पूछ रहा है हमसे पूछा इसने लंबे भाग की लंबाई पूछी है। तो बताओ अगर 5 भागों को हम इसमें 85 में किसका भाग दे, 5 का भाग दे, 5 भागों का, उसके बाद हमारे पास 1 भाग आ जाएगा। लेकिन उस 1 भाग के बाद हमें ज्ञात क्या करना है, 3 भाग। अर्थात क्यों 3 भाग, क्यों भाई, क्योंकि हमसे पूछा गया है ना लंबे भाग की लंबाई। तो लंबे भाग की लंबाई तो 3 भागों के बराबर है। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं। केवल आपको भिन्न आना जरूरी है। बताओ हम भाग किसका देंगे 85 में, 5 का, और गुणा किससे करेंगे, 3 से। 3 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लंबे भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। उसके टुकड़े कितने किए थे हमने, 3। तो गुणा कीजिए आप, 17 17 से कट गए 17 दिए 51। उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 51 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य है। ऑप्शन नंबर 1 9, ऑप्शन नंबर 2 13, ऑप्शन नंबर 3 117, ऑप्शन नंबर 4 39। आप सभी साथियों को बता दो इस प्रश्न में आपको गौर कहां करना है, असहभाज्य, सहभाज्य और असहभाज्य, ये सब मैंने आपको हमारे वीडियो में संख्या पद्धति में बताया हुआ है। आप सभी साथी नहीं समझ पा रहे हैं तो वहां जाकर इसको समझ सकते हैं, क्योंकि मैं यहां पर ये समझाने नहीं लगूंगा, नहीं तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि पेपर इतना लंबा सॉल्व होता है।
तो हम सीधा सीधा इसको यहाँ पर हल करने वाले हैं 117, और कह रहा है कि इसका असहभाज्य गुणनखंड है भाई, दो गुणनफल है असहभाज्य। तो आप बताओ इसके गुणनफल कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 13 गुणे 9, एक हो सकते हैं 3 गुणे 39। इसके अलावा और भी बहुत को, लेकिन हमें असहभाज्य लेना है। तो इसका मतलब है ये एक कौन सा गुणनखंड है? असहभाज्य, क्योंकि इसमें एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जा रहा है। अब हमारे पास क्या क्या आ गया? दोनों संख्या क्या क्या आ गई? 3 और 39। अब हमसे पूछा इन दोनों का लघुत्तम समावर्त्य पूछा है। तो इन दोनों का जो लघुत्तम समावर्त्य क्या हुआ साथियों? लैसे आप निकालोगे तो इनका लैसे हो जाएगा हमारे पास 39। राइट आंसर हो जाएगा 39, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है। क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर 1 18%, ऑप्शन नंबर 2 20%, ऑप्शन नंबर 3 22%, ऑप्शन नंबर 4 25%। आप सभी साथियों को थोड़ा सा ध्यान यहां देना है कि हमें किस पर बताइए? हानि विक्रय मूल्य पर। अब हमें विक्रय मूल्य कहा गया, तो मान लेते हैं विक्रय मूल्य बराबर, मैं यहां पर एसपी सेलिंग प्राइस बराबर 100 रुपए है। कितने हैं? 100 रुपए है। अगर विक्रय मूल्य 100 रुपए है तो हानि कितनी हो जाएगी? 25%, अर्थात 25 रुपए। कितनी? 25 रुपए। अब ये 25 रुपए और सेलिंग प्राइस अगर हानि है तो दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो हमारा सीपी अर्थात क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा? 125 रुपए हो जाएंगे साथियों। अब 125 रुपए क्रय मूल्य है और 125 रुपए पर हानि कितनी की हो रही? 25 रुपए की। तो हम प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिशत निकालना मैंने आपको सिखाया है, कैसे निकालेंगे। तो आप सभी साथी देखिए, हमारे पास हानि कितने की हुई थी? 25 रुपए की, और हुई किस पर थी? 125 रुपए के क्रय मूल्य पर। प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करने पर हमारे पास क्या आएगा? 25 पंजे 125, और ये कितने बार कट गया? 20 बार। तो क्रय मूल्य पर कितनी हानि हुई? 20%, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास, 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। तत्पश्चात 2 बच्चे 2 वर्ष के अंतराल से पैदा होने पर आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? ऑप्शन नंबर 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 5 वर्ष। आप सभी साथियों को बता दो, हमें यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष थी। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 10 वर्ष पहले उनकी कुल आयु कितनी होगी? 24 को 4 से गुणा करेंगे तो कितनी होगी? 96। ये कब की है? 10 वर्ष पहले की आयु है। और अगर वर्तमान की बात करेंगे तो चारों की 10-10 साल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो चारों की अगर हम 10-10 साल बढ़ाएं तो इसमें कितना जोड़ेंगे? इसमें कितना जोड़ेंगे भाई? इसमें जोड़ देंगे हम 40। 40 जोड़ेंगे तो हमारे पास इनकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान कुल आयु 4 सदस्यों की उनकी 136 हो जाएगी दोस्तों, 136। अब आप सभी को मतलब ये किन की आई है? उन 4 सदस्यों, पहले वाले 4 सदस्यों की आयु आई है। लेकिन अब ये एक बात और कह रहा है लास्ट में कि 2 बच्चे 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने पर आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। उतनी मतलब 10 वर्ष पहले थी। 10 वर्ष पहले कितनी थी? 24। और वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 6। तो इनकी टोटल आयु कितनी होगी? अभी 144 हो गई। 144 कब हुई? जब इन 2 बच्चों को मिला लिया। और इन 2 बच्चों को अगर हम निकाल दें तो इनकी कुल आयु कितनी हो रही? 36। तो उन दोनों बच्चों की आयु कितनी निकलेगी? हम इनको घटाएंगे तो हमारे पास आएगी 8 वर्ष। जब हमारे पास 8 वर्ष आ चुका तो इस 8 वर्ष को 2 भागों में बांटना, क्योंकि 2 बच्चे हैं ना, और उनमें अंतराल कितना होना चाहिए? 2 वर्ष का। तो 2 का अंतर होना चाहिए। हम किस को बांट सकते हैं इस प्रकार? 5 और 3 हमारे पास उत्तर आते हैं। अब हमसे पूछा इसमें एक की तो उम्र 5 वर्ष होगी, एक की 3, क्योंकि 2 अंतर वाली 8 को हम इस प्रकार ही बांट सकते हैं। तो इसमें छोटे बच्चे पूछे, छोटे बच्चे की कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद ₹720 हो जाती है तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 रुपए हो जाती है, वह धनराशि है। ऑप्शन 1 500 रुपए, ऑप्शन 2 600 रुपए, ऑप्शन 3 700 रुपए, ऑप्शन नंबर 4 710 रुपए। आप सभी साथी आंसर कमेंट करें। आप सभी को बता दूं, हमें यहां पर थोड़ा सा समझना है कि 5 और अधिक, 2 वर्षों के बाद तो 720 से हमें कोई मतलब नहीं, बाद में हम जब निकालेंगे तो क्या कहा इसने? 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है। 2 वर्ष की कितनी है, लेकिन दोनों में अंतर कितना है? कितना आएगा? आप घटा के देखो, 300 रुपए आ जाएगा। तो 5 वर्षों में कितना बढ़ा है? 300 रुपए बढ़ा। और आपको पता है साधारण ब्याज प्रति वर्ष जितना बढ़ता है एक साल में, उतना ही दूसरे साल में बढ़ता है। तो एक साल में कितना बढ़ेगा? 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60 रुपए प्रति वर्ष बढ़ता है। क्या कहा? 60 रुपए प्रति वर्ष बढ़ता है। अब हमारे पास क्या है? 2 वर्ष के बाद की धनराशि 720 रुपए है। 2 वर्ष की कितनी है? 720 रुपए है। अभी 720 में 2 वर्ष का ब्याज है कि नहीं? 1 वर्ष का ब्याज हमारे पास 60 है, तो 2 से गुणा करेंगे 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 120 रुपए।
अब अगर हम ये 120 रुपये ब्याज 720 में से घटा दें तो हमारे पास वो मूल धनराशि आएगी कि नहीं आएगी? अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास धनराशि कितनी आ जाती है? 600 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है? ऑप्शन नंबर 1 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 75 डिग्री। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, इस प्रश्न को हमें जैसे छड़वाला किया तो उसी प्रकार हम कर सकते हैं। बाकी आप एक्स वाई से करने जाओगे तो उसमें भी कर सकते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जब मैं ज्यामिति पढ़ाऊंगा आपको और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर सबको सजेस्ट करूंगा वही जो हमने छड़वाला भाग किया था उसी प्रकार। हम मानते हैं ये संपूरक कोण, सबसे पहले हमें ये आना चाहिए संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो उनका कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। माना ये संपूरक कोण है, दोनों इस पर स्थित है, एक ये है और एक ये है। अब ये कह रहा है कि जो छोटा वाला कोण है ये इसके 5वें भाग के बराबर है। अब आपको ये समझना है, भिन्न अगर आपको आती है तो 5वें भाग मतलब अगर हम इसके 5 भाग करें, कितने भाग करें? 5 भाग। तो उसमें से ये जो एक भाग है, कौन सा भाग? कोई सा भी एक भाग ले लो, बराबर बराबर भाग किए तो इस भाग के बराबर कौन सा? ये है। अब हमने कुल कितने भाग कर दिए? 5 तो इसके और 1 इसका। कितना भाग किया? 6। हमसे पूछा इसने कौन सा? छोटे वाले का पूछा ना भाई, उस कोण का मान पूछो जो 5वें भाग के बराबर है, इसका मतलब 5वां भाग के बराबर जो है। तो छोटे का पूछा, छोटे का पूछने का मतलब कितने भाग हमने कुल कर दिए? 6। तो हमसे कितने का पूछा? 1 भाग का। तो हम क्या करेंगे? 180 में भाग देंगे किसका? 6 का। क्यों देंगे? क्योंकि 5वें भाग के बराबर तो 5 भाग तो इसके और 1 भाग इसका। तो हमें कितना भाग प्राप्त होगा? 1 भाग प्राप्त होगा। तो भाग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 30 डिग्री आंसर हो जाएगा साथियों। कितना उत्तर हो जाएगा? 30 डिग्री। हम इसको इस प्रकार भाग को बांट कर सकते हैं। जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, ये आप कितने आसानी से इन सवालों को कर पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक चतुर्भुज की प्रत्येक आमने सामने की भुजा आपस में समानांतर है, वह चतुर्भुज हो सकता है? ऑप्शन नंबर 1 आयत, ऑप्शन नंबर 2 समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर 2 वर्ग। साथियों यहाँ पर ऑप्शन उल्टे सीधे हो गए हैं, आप सभी साथियों को बता दूं, इसको 2 और इसे 3 पढ़ें। ऑप्शन नंबर 1 आयत, ऑप्शन नंबर 2 समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर 3 वर्ग, ऑप्शन नंबर 4 समांतर चतुर्भुज। साथियों आप सभी साथी जिन्होंने आयत उत्तर लगाया, मैं बता देता हूं आयत इसका उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसने हमसे केवल कहा चतुर्भुज की प्रत्येक आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर है। समान है, समानांतर एक ही बात है। अगर हम इस प्रकार इस आकृति को बनाते हैं तो भी इसकी आमने सामने की भुजाएं समानांतर हो जाएगी। ये भी तो बताओ ये क्या आयत हुआ? का आयत तो नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। आयत कब मानेंगे? जब यह कहेगा कि प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का है भाई, तब जाके हम आयत मानेंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 समांतर चतुर्भुज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में हैं। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपए अधिक है तो जूते का दाम है। बिल्कुल हलवा सा प्रश्न है साथियों। आप सभी को बता दूं, ऐसे प्रश्न आपको जब करने हो तो पहले हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन नंबर 700, ऑप्शन नंबर 1 700 रुपए, ऑप्शन नंबर 2 500 रुपए, ऑप्शन नंबर 3 1200 रुपए, ऑप्शन नंबर 4 200 रुपए। जब आपके पास ऐसा प्रश्न आए तो आपको सबसे पहले अनुपात में अंतर, हमें क्या दिया है? दोनों का अंतर दिया हुआ है तो हम उसी प्रकार निकालेंगे। अंतर नहीं दिया हो तो दूसरे प्रकार से निकालते हैं। हमें अंतर दिया हो तो दोनों अनुपातों में अंतर कितना है? 2 का। तो 2 बराबर कितने हैं? 200। अगर आपको पूछा क्या है, किसका दाम पूछा है? जूते का। जूते का अनुपात कितना है? 5। 2 बराबर 200 तो 5 बराबर कितने हो जाएंगे साथियों? 500 हो जाएंगे, क्योंकि हम भाग देके भी गुणा करेंगे तो भी इस प्रकार उत्तर ला सकते हैं। तो जूते के दाम कितने हो गए? 500 रुपए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से ₹3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा? आप सभी को मैं बता दूं, या तो आप इस प्रश्न को पहले वर्ष वाइज ब्याज निकाल कर करें या फिर डायरेक्ट सूत्र में संख्या रखकर भी आप इसे कर सकते हैं। हम इसका वर्ष वाइज ब्याज निकाल कर करेंगे। साथियों हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 सही 1/2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 3 सही 1/2 वर्ष। आप सभी साथियों को बता दो हम किस प्रकार करने वाले हैं। तो अगर आपसे कहूं कि 12% के हिसाब से 3000 का वार्षिक ब्याज कितना होगा, तो आप सभी साथी बता सकते हैं कि 360 होगा। 360 कैसे होगा? हमको पता है कि जब हम ब्याज ज्ञात करते हैं इंटरेस्ट, तो क्या होता है हमारा? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। आप करके देख लीजिए, हमारा मूलधन कितना है? 3000 गुणे 12 गुणे 1, हमें 1 वर्ष का ज्ञात करना है ना, बटे 100। आप काटिए, 2 बार कट के 2 जीरो कट के 12 3 36, तो 360 हमारा 1 वर्ष का आ गया। अगर हम 360 का भाग किसमें देते हैं? 1080 में, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने वर्ष का ब्याज ये हमें प्राप्त होगा। तो हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1080 में आप सभी साथी भाग दें, 1080 बटे
360, क्योंकि 360 एक वर्ष का है, हमें वर्ष पता करना है तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3 है। यदि भूखंड की परिमिति 120 मीटर हो तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 1 40 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 45 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 50 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 60 मीटर। अब सभी साथियों को बता दो, जिस प्रकार हमने छड़ वाला कोण वाला प्रश्न किया उस प्रकार भी से कर सकते हैं, सूत्र के अनुसार भी से कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से करना। मैं यहाँ पर आपको उस तरीके से बताने वाला हूँ जो हमने छड़ में काम में लिया था। मान लिया जाए ये एक आयत है, इसे एक भूखंड है, इसकी परिमिति अर्थात चारों तरफ का माप हमें कितना बताया? 120 बताया। अगर मैं कहूं इसे 120 को हम 2 भागों में बांट दें तो 2 भागों का मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई इसमें रह जाएगी। तो कितनी रह जाएगी? एक लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी है? 60 है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि जो लंबाई है, जो चौड़ाई है, लंबाई का 1/3 है। अगर हम लंबाई को 3 भागों में बांटे, कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे। 3 भाग कौन कौन से? 1 2 और 3, उसके बराबर क्या है? ये है। तो बताओ इसके हमने कुल कितने भाग किए? लंबाई और चौड़ाई दोनों को मिलाकर 4 भाग हुए। अब 4 भाग का मतलब हमसे पूछा क्या है? लंबाई। तो लंबाई कितने भाग है? 3 भाग। अब 4 भाग के बराबर कितना आ रहा है? 60। हमसे बताना है 3 भाग, तो 60 में किसका भाग देंगे? 4 का। गुणा किससे करेंगे? 3 से। अब भाग दो, 4 से भाग दोगे तो 15 बार जाएगा। 15 को किससे गुणा करोगे? 3 से। 15 गुणा अगर आप 3 करोगे तो आपके पास उत्तर कितने आ जाएंगे? 45 मीटर। तो हमारी लंबाई कितनी हो जाएगी? 45 मीटर। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 2 घनों के आयतनों का अनुपात 8:1 है तो उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 8:1, ऑप्शन नंबर 2 4:1, ऑप्शन नंबर 3 3:1, ऑप्शन नंबर 4 2:1। आप सभी साथियों को बता दूं, जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए घनों के अनुपात का, आयतनों के अनुपात का और उनकी भुजाओं के अनुपात का, तो जो आयतनों का अनुपात दे रखा है उसका आपको घनमूल ले लेना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भुजा तो होती है, ये तो भुजा डायरेक्ट है, लेकिन हमारा जो आयतन होता है, आयतन वो क्या होता है? भुजा क्यूब, भुजा का घन। अगर इसका अनुपात हमें दे रखा तो अगर हम इसका घनमूल निकालें तो हम भुजा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास क्या है? 8:1 है। अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे दोनों का, घनमूल का मतलब तो 2 किसका घन होगा? 8 का। ये 8 किसका घन होगा? 2 का, सॉरी। और 1 का घन कितना होगा? 1। तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा? 2:1 इसका घनमूल निकालने पर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4। आप सभी साथी इसका उत्तर देख सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की मध्यिका एडी हो, ये चित्र आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, तो कोण ए 120 डिग्री हो तथा AB बराबर AC हो तो ADB का मान ज्ञात करें। हमसे पूछा क्या है? ये ADB का मान पूछा है। दिया क्या है? BAC, ये 120 डिग्री दिया है और इसका मध्यिका कितनी है? ये है 60। अब आप सभी को मैं बता दूं, जब आप समद्विबाहु त्रिभुजों के बारे में पढ़ रहे होंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? आप सभी साथी जानते हैं कि समद्विबाहु भुजाओं द्वारा, इनके द्वारा जो कोण बनता है, ये कोण जो बनेगा, इसके अलावा इनके जो 2 कोण बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर ये 120 डिग्री का है तो दोनों कितने के होंगे? 60 के होंगे। OPC, क्योंकि ये हमारे पूरा त्रिभुज मानकर हम इसे कर रहे हैं, तो तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 होगा। तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। 60 हो जाएंगे। अगर हमें 1 का याद करना है तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर हमें जो प्राप्त होगा, तो कोण B कितना हो जाएगा? 30 डिग्री और कोण C कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। दोनों 30 डिग्री हमसे पूछा है, ये वाला। एक बार मिटा दो, स्क्रीनशॉट लें। हमसे पूछा क्या है साथियों? ये वाला कोण पूछा है। हमारे पास क्या आ गया? B 30 डिग्री आ गया और ये आधा आधा है, इसकी क्या है? मध्यिका अर्थात बीच में बांटने वाली है, तो ये भी कितना हो गया? 60 डिग्री। अब हमारे पास त्रिभुज बचा ये वाला ADB। इस त्रिभुज में ADB में तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180। तो हमारे पास 2 का योग कितना है? 90 है। 180 में से अगर इस 90 को हटाएंगे तो हमारे पास ये कोण कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो x का मान होगा। ऑप्शन नंबर 1 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 75 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 45 डिग्री। अब सभी साथियों को अगर ये चित्र साफ नहीं दिखाई दे रहा तो मैं एक बार लिख देता हूं, 2x प्लस 30 डिग्री और दूसरा देखा हमें 5x माइनस 105 डिग्री। अब आपको ये आना चाहिए समांतर चतुर्भुज में कि आमने सामने के कोण, जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण B। इस प्रकार में से हल करेंगे तो क्या होगा हमारे पास? 2x
प्लस 30 डिग्री बराबर 5x माइनस 105 डिग्री। अब हमें क्या करना है, केवल पक्षांतर करना है। पक्षांतर करेंगे तो संख्या एक तरफ और ये जो x वाली राशि इसको एक तरफ करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 2x माइनस 5x बराबर माइनस 105 माइनस 30। अब आप इनको दोनों को जोड़ोगे, इधर घटाओगे जोड़ोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, इधर आएगा आपके पास माइनस 3x बराबर माइनस के 135। अब बराबर के दोनों तरफ माइनस आएगा तो हम काट सकते हैं। x का मान ज्ञात करना तो हम 135 में क्या करेंगे, 135 में क्या करेंगे, भाग देंगे 3 का आप भाग दोगे तो आपके पास कितना उत्तर आने वाला है, आप सभी साथी जानते हैं 45 उत्तर इसका आने वाला है। तो हमारा x का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ये आपको नया पाठ्यक्रम जो आया साथियों आंकड़ों के प्रबंधन, वहां से प्रश्न लिया गया है। बहुत ही अच्छे प्रश्न हमने कोशिश करी है आप सभी समझ पाए। आपको एक बार ये समझना पड़ेगा, फिर भी आप इसका उत्तर देने की कोशिश करें। एक रेखा चित्र में एक कंपनी के आय तथा व्यय को प्रदर्शित किया गया है। इस लेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्न 109 व 110 का उत्तर दीजिए। आप सभी साथी इस चित्र को ध्यान से देखें। इस चित्र आप समझने के लिए पहले प्रश्न को पढ़ें फिर इस चित्र को देखें तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे मेरे अनुसार। तो हम पहले प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न है, वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। अर्थात आय और व्यय 2002 में जितनी आय थी ना उतनी व्यय कौन से वर्ष में हो रही थी। हमें देखना है खर्चा कौन सा, 2002 में जितनी आय हो रही थी उतना खर्चा कब हो रहा है। चलते हैं उसी चित्र की तरफ। तो 2002 में आय कितनी है भाई, आय का मतलब ये खाली कॉलम, तो 2002 में आय है 40, तो 40 व्यय कौन से में है, 2003 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 2003 में। 2003 में कंपनी की आय उसके 2002 के आय के बराबर थी 2003 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिनकी कंपनी की आय औसत आय से अधिक रही है। वे वर्ष हमसे पूछा है कि किस किस वर्ष में औसत आय से अधिक रही है। सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, ये जो आय है इनको जोड़ के इनका क्या निकालना, औसत निकालना। औसत निकालेंगे तो जोड़े 30 50 80 40 120 120 और 60 180 और 60 कितने बचते हैं, 240। वर्ष कितने दे रखे हैं हमें, 5, तो भाग किसका देंगे, 5 का। जब आप इसमें 5 का भाग दोगे तो आपके पास कितने आने वाले हैं, कितने आने वाले हैं भाई, 48। अब ये हजारों में और लाखों में हमसे उससे मतलब नहीं है। अभी 48 से ज्यादा जिस वर्ष की आय है वो औसत से अधिक आई है। तो कौन कौन की, 1 2 और 3। तो कितने वर्षों की आई 48 से अधिक है, 3 वर्षों की। तो हमारे ऑप्शन में जहां भी 3 वर्ष होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग अर्थात जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। ऑप्शन नंबर 2, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराना चाहिए। आप सभी साथियों को बता दो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होने वाला साथियों। सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों, योग जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अर्थात आप जब कक्षा 2 में जोड़ सिखाओगे आप उससे कहोगे 2 में 5 जोड़ दो, शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप अगर उसी प्रश्न को उस बच्चे को इस प्रकार समझाते हो कि आपके पास 5 रुपए है और आप उसी 5 रुपए में 2 रुपए और मिला देते हैं, हो गया शाब्दिकीकरण उस गणित का, तो वह आसानी से आपको समझा सकता है, बता सकता है कि उसके पास अब 7 रुपए हो जाएंगे। इस प्रकार आप उसको समझा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा के शिक्षक के योग के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया गया। एक टोकरी में 5 सेब है एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब है, इस प्रकार के शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 संवर्धन, ऑप्शन नंबर 2 पृथक्करण, ऑप्शन नंबर 3 योग की पुनरावृत्ति, ऑप्शन नंबर 4 समुच्चयन। आप सभी को बता दूं यहां पर सेब डालकर वो क्या कर रहा है, संग्रह कर रहा है। क्या कर रहा है, संग्रह कर रहा है। तो संग्रह का मतलब होता है सीधा सीधा समुच्चयन, एक जगह रखना। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। ऑप्शन नंबर 1 गलत,
क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के बारे में फीडबैक देती है। अब सभी साथियों को मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि बच्चा जो गलती करेगा उसी के अनुसार तो हम पता लगा सकते हैं कि वो किस प्रकार गणित उन्होंने पढ़ी है, किस प्रकार की अवधारणा उस सवाल, उस इक्वेशन के प्रति उसने बैठाई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा अधिगम सामग्री TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 1 डाइंस ब्लॉक, ऑप्शन नंबर 2 संख्या चार्ट, ऑप्शन नंबर 3 गिनतारा या आवेशक, ऑप्शन नंबर 4 10x10 की वर्गीकृत ग्रिड। आप सभी साथियों को बता दो, इसका जो हमारा उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 संख्या चार्ट हो जाएगा। क्यों? संख्या चार्ट का मतलब हमने संख्या लिखा रखी है यहां से 1 से 2 तक, ठीक है। अब ये 0 से 1 तक ऐसा भी हो सकता है, उसमें हमने उसको बांट रखा है 1/10 भी उस पर दर्शा रखा है, एक तरफ दर्शा रखा है 1/100, तो हम उसको आसानी से समझा सकते हैं कि 1/100 छोटी है और 1/10 बड़ी है संख्या चार्ट पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दो या उससे अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों या क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर 2 आकलन, ऑप्शन नंबर 3 प्रेक्षण। तो आप सभी साथियों को बता दो, हमारा इसका उत्तर होने वाला प्रेक्षण हो जाएगा दोस्तों। प्रेक्षण क्यों? प्रेक्षण का अर्थ होता है कि अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डेटा रिकॉर्डिंग करना। अतः प्रेक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति है जिससे 2 या 2 से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना को हम सुगमता से कर सकते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती है। ऑप्शन नंबर 1 कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, ऑप्शन नंबर 3 समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, ऑप्शन नंबर 4 समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। आप सभी साथियों को बता दूं मैं, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हम किसी बच्चों से पहेली पूछेंगे, कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे तो बच्चों क्या है उस समस्या के कौशलों को, किसी भी उस प्रकार की समस्या को सुलझाने के प्रति प्रोत्साहित होगा, वह कोशिश करेगा कि मैं इसे हल कर पाऊं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे पास, गणितीय संचालन उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। आप सभी साथियों को बता दो, इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों हमारा ऑप्शन नंबर 1 गणितीय संचालन गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का वर्णन करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ऑप्शन नंबर 2 बच्चे के गणित का वर्णन किया, ऑप्शन नंबर 3 समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर 4 गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। आप सभी को बता दूं कि हमारा एनसीएफ के अनुसार बच्चे की सोच विचार को गणितीय रूप देना ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एनसीएफ ने बल दिया है कि बच्चे की जो सोच विचार उसको गणितीय रूप दिया जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए, संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4 संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, गणित का अंतिम प्रश्न की ओर। साथियों इसमें हमारे पास प्रश्न है, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। ऑप्शन नंबर 1 मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, ऑप्शन नंबर 2 मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन, ऑप्शन नंबर 3 औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 4 मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन और अनौपचारिक निगमन। आप सभी साथियों को बता दो, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो गया। पहले मानसिक चित्रण करना चाहिए, उसके बाद विश्लेषण करना चाहिए, फिर औपचारिक निगमन नियम से चलना है, फिर अनौपचारिक नियम से चलना चाहिए। चलते हैं साथियों, हमारा गणित का यही प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होता है। आगे आप पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट पूरा देखें। आपको 150 प्रश्नों का हमने जो मॉडल पेपर आपके लिए उपलब्ध कराने की कोशिश की है। कैसा लगा आप सभी साथियों को? अगर आप सभी साथियों को अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। साथियों अब हम चर्चा करेंगे पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्नों की। आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि साथियों इसमें
पर्यावरण अध्ययन में जितने भी नए टॉपिक जोड़े गए थे उन सभी से प्रश्न लिए गए हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है नवीनतम पाठ्यक्रम है पर आधारित है। आप सभी इस मेगा टेस्ट को अपने साथी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी अपने स्तर का पता लगा सके कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप भी अपने स्तर का पता लगा सके। तो साथियों शुरुआत करते हैं हमारे पर्यावरण अध्ययन के पहले प्रश्न की। पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है। बाल श्रम का हमें उन्मूलन करना है तो कौन सा कारक है जो निर्णायक होगा। प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण, बेहतर काम की स्थिति, ऊंची मजदूरी, कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा को आसानी से उपलब्ध करवा देंगे तो बिल्कुल बाल श्रम उन्मूलन होगा, बाल श्रम में छुटकारा मिल सकता है बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर कौन सा अधिनियम बनाया गया। तो आप सभी साथी पहली बात तो ध्यान रखिएगा, शारदा एक्ट को लागू कब किया गया है 1930 में, कब समाप्त किया गया है 2006 में, और इसके स्थान पर कौन सा अधिनियम आया। ऑप्शन नंबर 1 है बाल विवाह निरोध अधिनियम, बाल विवाह एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह न्यूनतम आयु अधिनियम, कोई नहीं। तो साथियों इसके स्थान पर जो आया था बाल विवाह निरोध अधिनियम, ऑप्शन नंबर 1। और इस बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया, 2006 में आया। इसको लागू कब किया गया, 1 नवंबर 2007 को इसको लागू किया गया था। आप सभी साथी नोट कर सकते हैं इस चीज को। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, भारत में घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो अधिनियम पारित हुआ था 2005 में, 2004 में, 2006 में, 2007 में। घरेलू महिला संरक्षण अधिनियम साथियों कब लागू हुआ था, सन 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस सिंचाई प्रणाली में सर्वाधिक जल संरक्षण होता है। कौन सी सिंचाई प्रणाली में सर्वाधिक जल संरक्षण होगा, जल का संरक्षण कौन सी में होगा, चड़स, बूंद सिंचाई, ट्यूबवेल, फंवारा। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो होती है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल बचा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता संरक्षण की त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर जिला स्तर पर गठित जो संस्था होती है वो कहलाती है, कौन सी होती है, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, जिला उपभोक्ता समितियां, जिला उपभोक्ता मंच। तो साथियों उपभोक्ता संरक्षण में 3 स्तर है, उस तीसरे स्तर में जो निचले स्तर की जो संस्था है वो होती है जिला उपभोक्ता मंच, जिसको हम वर्तमान में क्या कहते हैं, जिला आयोग के नाम से जानते हैं मित्रों। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में पहली बार विधानसभा का समय है। ऑप्शन ए 1953 से 1958, ऑप्शन 2 1954 से 1959, ऑप्शन 3 1951 से 1956, ऑप्शन 4 1952 से 1957। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा है 1952 से 1957 के बीच हुई थी। आप सभी साथी इस चीज़ को नोट कर ले, राजस्थान में जो है एक सदनीय विधानमंडल विधानसभा पाया जाता है, और राजस्थान की जो प्रथम विधानसभा हुई थी उसके लिए 4 जनवरी से 24 फरवरी 1952 तक जो है आम चुनाव हुए थे, और 1952 से लेकर के 1957 तक क्या था, विधानसभा का समय रहा था मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो साथियों अपशिष्ट उत्पादों को खाने वालों को हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस अपघटक को हम मृतक भक्षी भी कहते हैं मित्रों। आप सभी साथी इस चीज को नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अत्यधिक चारण का परिणाम है। हम अत्यधिक चरा देते हैं, जो हमारी जो भूमि है उस पर अत्यधिक चराते हैं पशुओं को, तो उस अत्यधिक चारण का क्या परिणाम होता है, मृदा प्रदूषण होता है, मृदा अपरदन होता है, ताप प्रदूषण होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। तो साथियों अत्यधिक चारण का जो परिणाम है, अधिक चारण का, वो मृदा अपरदन है। मृदा का अपरदन होता है, मिट्टी क्या है, कट जाती है मित्रों और बहती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, नीली क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, फल उत्पादन से। तो साथियों नीली क्रांति जो संबंधित है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। तो गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी और रामदेव जी। साथियों एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे वो थे रामदेव जी, और इनकी जो रचना थी वो थी 24 वाणियाँ। आप सभी साथी इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। 24 वाणियाँ जो है इनके द्वारा रची गई थी साथियों। अगला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती है लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों ऑक्सीजन का जो संवहन कार्य करती है वो लाल रक्त कणिकाएं करती है। पिछले टेस्ट में हमने जाना था WBC और RBC क्या कार्य करती है।
लाल रक्त कणिका को हम आरबीसी कहते हैं और सफ़ेद रक्त कणिका को डब्ल्यूबीसी कहते हैं मित्रों। जो सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती है वो क्या करती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, और लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का संवहन करती है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को कहते हैं, बर्फ पर जो शैवाल पाए जाते हैं क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों बर्फ पर पाए जाने वाले जो शैवाल हैं क्रिप्टोफाइट्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और लिथोफाइट्स जो होते हैं वो चट्टान पर पाए जाते हैं। आप सभी साथी इसको नोट कर लीजिएगा, चट्टान पर पाए जाने वाले शैवाल लिथोफाइट्स और बर्फ पर क्रिप्टोफाइट्स मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कुंड और बावड़ियों का शहर के रूप में प्रसिद्ध है। कुंड और बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, अलवर, भरतपुर, बूंदी, अजमेर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बूंदी को हम कुंड और बावड़ियों का शहर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नाहरगढ़ किले में एक जैसे 9 महल बने हुए हैं मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों हमारा, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली, बूंदी शैली, चावड़ शैली, जयपुर शैली और देवगढ़ शैली। साथियों पशु पक्षियों को जो महत्व देने वाली शैली है वो है बूंदी शैली मित्रों, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु प्रथम सोपान है समस्या की पहचान करना, समस्या को परिभाषित करना, कारणों का विश्लेषण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना। तो साथियों क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जो प्रथम सोपान होगा वो समस्या की पहचान करना होता है, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है जो आकार में बहुत बड़े हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। साथियों हम ग्रह जो कहते हैं उनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है वो एक प्रकार से तारे कहलाते हैं मित्रों। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शैक्षिक भ्रमण किस विधि का उदाहरण है। शैक्षिक जो भ्रमण है किस विधि का उदाहरण है, निरीक्षण विधि, आगमन विधि, प्रयोगशाला विधि, निगमन विधि। साथियों बच्चों को हम भ्रमण पर ले जाएंगे तो किसका उदाहरण है, निरीक्षण विधि का। उसके माध्यम से बालक क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करके सीखेंगे मित्रों। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की ह्यूरिस्टिक पद्धति, ह्यूरिस्टिक जो विधि है उसमें क्या होता है, बालक को अनुसंधानकर्ता की स्थिति में रखा जाता है, पाठ्यक्रम को सरलता से कठिनता के क्रम में जमाते हैं, बालक श्रोता और अध्यापक वक्ता होते हैं, बालक व अध्यापक मिलकर योजना बनाते हैं। साथ ही ह्यूरिस्टिक जो विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले आपको बताना है आर्मस्ट्रॉन्ग। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ह्यूरिस्टिक विधि को ही हम खोज पद्धति कहते हैं। यही क्या है, खोज पद्धति, अन्वेषण पद्धति, और इसमें हम बालक को एक खोजकर्ता के रूप में रखते हैं, अनुसंधानकर्ता, अन्वेषणकर्ता। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, निम्नलिखित में से पाठ्य योजना का अंग नहीं है। आप सभी साथियों ने लेसन बनाए होंगे जब बीएसटीसी या बीएड डिप्लोमा किए होंगे, तो आप सभी साथी इसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री और जांच कार्य। साथियों पाठ्य योजना का जो अंग नहीं है, जांच कार्य नहीं है साथियों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है हमारा, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा, विद्यार्थी के मध्य सामंजस्य की समस्या, अध्यापक में कुंठा, सीखने के समृद्ध संसाधन। साथियों यदि एक कक्षा में बहुत भाषा वाले विद्यार्थी हैं, अलग अलग भाषा वाले, तो उसका स्थिति क्या उत्पन्न करेगी, सीखने के लिए समृद्ध संसाधन उत्पन्न कराएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का स्तर क्या है, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। साथियों मूल्यांकन के द्वारा हम बच्चों के सीखने का स्तर का पता लगाते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है मित्रों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे। प्राथमिक स्तर पर पूछे गए तो एक वर्ष में कितने शैक्षणिक घंटे होते हैं, 800, 1000, 1100, 700। साथियों प्राथमिक स्तर पर 800 घंटे निर्धारित है मित्रों, आप सभी साथी नोट कर लीजिएगा। और 1000 जो घंटे हैं वो उच्च प्राथमिक के लिए है। आप सभी साथी इस चीज़ को भी नोट कर लीजिएगा मित्रों, जानते रहिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथियों हम पर्यावरण अध्ययन बच्चों को पढ़ाते हैं, उसका सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता का विकास करना,
समाज सांस्कृतिक परिवेश के बारे में जिज्ञासा पैदा करना, शिक्षार्थी में संज्ञानात्मक संवर्धन करना, प्रत्यास्मरण और याद करने के कौशलों को अर्जित करने के लिए बच्चों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हम बच्चों को याद कराने के कौशल अर्जित करने के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे, बच्चों को रटाने का काम नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों के लिए जटिल तथा कठिन होती है। यह कथन किस तथ्य की ओर इशारा करता है? अनुभवी ईवीएस शिक्षकों का अभाव है, शिक्षार्थियों के बीच प्रेरणा का अभाव है, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करने में कठिनाई है, पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम में समस्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। पर्यावरण शिक्षा में पाठ्यक्रम में क्या है? समस्याएं हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, आप बच्चों के बीच ठोस गतिविधि विकसित करने के लिए क्या करेंगे? बच्चों के बीच आप ठोस गतिविधि विकसित करना चाहते हैं तो छात्रों को पढ़ाएंगे, कक्षा में छात्रों को पढ़ाएंगे, छात्रों को होमवर्क देंगे, छात्रों को परियोजना का काम देंगे, छात्रों के लिए नव परिवर्तनशील काम देंगे। तो साथ ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छात्रों को परियोजना का काम देंगे, बालक परियोजना में एक्टिव रहेंगे और उससे ठोस गतिविधि विकसित होगी मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा के संदर्भ में एनसीएफ का उद्देश्य नहीं है? भाषा के संदर्भ में पूछा मित्रों, त्रिभाषीय सूत्र लागू करने के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा पर बल देना, पाठ्यक्रम में बहुभाषी परिणता होनी चाहिए, तभी मातृभाषा को दूसरी भाषा माना जाएगा, रट्टन अधिगम पर ध्यान देना। तो साथियों एनसीएफ का रटने के अधिगम पर ध्यान देना नहीं है बिल्कुल भी उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, माता पिता और शिक्षक बैठक का उचित उद्देश्य चुनिए। माता पिता और शिक्षक की जो बैठक होती है उसका क्या उचित उद्देश्य है? विद्यालय में प्रदान की जाने वाली सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित कराना, बच्चे की समस्याओं के बारे में शिकायत करना, एक बच्चे की पृष्ठभूमि के बारे में जानना गलत है, एक बच्चे की कमजोरियों और क्षमताओं को साझा करना। तो साथ ही इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बच्चे की कमजोरी और क्षमताओं का साझा होगा। बच्चे की कमजोरी और क्षमताओं दोनों के बारे में आपस में एक दूसरे को बताएंगे, जिससे बच्चे के बारे में जान पाएंगे सभी शिक्षक और अभिभावक दोनों ही। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा, एनसीएफ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए असुविधा का एक सामान्य स्रोत है? बच्चों को असुविधा का असामान्य स्रोत स्कूल तक लंबी पैदल यात्रा, भारी स्कूल बैग, पढ़ने एवं लिखने के लिए सहायक पुस्तकों सहित बुनियादी सुविधाओं का अभाव, उपरोक्त सभी। तो साथ ही यहाँ पर सभी जो है असुविधा हो रही है इनमें। पहला को तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान में लट्ठमार होली कहाँ खेली जाती है? श्री महावीर जी, सालासर, पुष्कर, कैला देवी। तो साथ ही राजस्थान में जो लट्ठमार होली खेली जाती है वो श्री महावीर जी में खेला जाती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर है। साथियों आज का मेगा टेस्ट हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों के कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और प्रश्नों का लेवल कैसा था, हमारा प्रैक्टिस सेट कैसा था, इस बारे में भी आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और एक बात और मित्रों, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, जिससे और भी साथी इस टेस्ट को दे सके, अपनी तैयारी में फायदा बना सके और मजबूत बनाकर अपनी तैयारी को अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है मित्रों, तो धन्यवाद आप सभी साथियों का। आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा मित्रों। ठीक है, मिलेंगे फिर से अगले बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया।